जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रूट टू फिजिकल एजुकेशन के जबरदस्त एमसीक्यू चैलेंज सीरीज में। और आज है पार्ट 5 और हम सभी साथ में 1500 प्लस एमसीक्यूज को टारगेट करेंगे, जो कि हमारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या फिर स्टेट लेवल हो या फिर वो नेशनल लेवल एग्जाम, जैसे कि एचटेट, यूपीएल टी ग्रेड, राजस्थान के सभी ग्रेड जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और बिहार का भी आ चुका है उसके लिए भी, पंजाब पीटीआई, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सीयूईटी और यहाँ तक कि नेट के लिए भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे कहा था कि कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अपरिग्रह इज अ पार्ट ऑफ। अपरिग्रह किसका एक अंग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो द करेक्ट आंसर विल बी यम। अब देखिए, हमने पढ़े होंगे कुछ हमारे अष्टांग योग होते हैं। क्या होते हैं हमारे अष्टांग योग? जिनको कि हम कहते हैं 8 लिम्स ऑफ योगा। अब इसके अंदर हमारे 8 चीजें आती हैं, 8 लिम्स होते हैं, जिनको क्या क्या कहते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब यहाँ पर पूछ रहा है, ये जो हमारा अपरिग्रह है, ये किसका पार्ट है, किसका अंग है? तो ये हमारा किसका अंग है? यम का। अब यम के कुछ हमारे पार्ट्स होते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पर जो यम है, इसके हमारे कुछ यहाँ पर क्या है? पार्ट्स हैं। हाँ, देखिए, अब सबसे पहले है यहाँ पर हमारा क्या है? अस्तेय है। अब अस्तेय क्या है? ऑनेस्टी। अब अस्तेय का मतलब होता है कि हम दूसरों की चीजें बिना परमिशन के ना लें। योगा कहता है कि जो आपके पास मतलब आपके पास जो है उसमें ही संतुष्ट रहिए, दूसरों की चीज लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या कहता है? अस्तेय। फिर आता है हमारा ब्रह्मचार्य, मॉडरेशन ऑफ सेंसेस। इसका मतलब है कि अपनी एनर्जी और डिजायर्स को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन में रहना। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन आप पूरा टाइम क्या है? फोन चला रहे हो, गेम में वेस्ट, मतलब गेम खेलने में वेस्ट करते रहो। ये हमारा क्या कहता है? ब्रह्मचार्य। फिर आता है हमारा अपरिग्रह, जो कि अभी पूछा गया था। ये क्या होता है हमारा? नॉन पोजेसिवनेस। इसका मतलब है कि जो हमारे ग्रीड ना करना और अननेसेसरी चीजें इकट्ठी ना करना। जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी 2 शूज हैं और फिर भी बिना ज़रूरत के 5 और खरीदते हो, तो वो क्या होता है? अपरिग्रह के अगेंस्ट होता है। योगा हमें सिखाता है कि सिंप्लिसिटी से रहना, मतलब सिंप्लिसिटी से रहना ही हमारा असली सुकून है। ठीक है? फिर अगला आता है हमारा अहिंसा, जो कि क्या है? नॉन वायलेंस। अब इसका मतलब है सिर्फ किसी को मारना या दुःख देना नहीं होता, बल्कि दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट ना करना भी हमारा अहिंसा कहलाता है। अगर आप किसी दोस्त को बुरा बोलते हो या जानवर को अननेसेसरी बीच में टांग अड़ा दी, तो वो भी हमारे वॉयलेंस के अंदर ही आता है और नॉन वॉयलेंस के, नॉन पॉजिटिवनेस के खिलाफ है। ठीक है? लास्ट वन है सत्य, जो कि है ट्रूथफुल। सिंपल सी बात है, सत्य का मतलब है हमेशा सच बोलना और सच्चाई के साथ रहना। ये हमारे यम के कुछ पार्ट्स थे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है, टू पीपल लीव्स अपसाइड डाउन इज द लोगो ऑफ। दो उल्टे पीपल के पत्ते किसका प्रतीक चिन्ह है? बताइए। इंडियन आर्चरी एसोसिएशन, भारत रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब देखिए, ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगो इसका, इसके अंदर 2 पीपल के पेड़ हैं, अप साइड और डाउन साइड। ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नाडा के बारे में। क्या ये कब हमारा फाउंड हुआ? कब हमारा एस्टेब्लिश हुआ? इसकी फॉर्मेशन कब हुई? वो हुई थी हमारी 24 नवंबर 2005 में। ठीक है? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी पूछ लेता है। ये हमारा नई दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर, इंडिया में। ठीक है? अब यहाँ पर हमारा इंडियन आर्चरी एसोसिएशन। एक चीज और यहाँ से पूछता है, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो क्या है? प्ले फेयर। ठीक है? निष्पष्ट खेल, निष्पक्ष खेल। फिर है हमारे पास इंडियन आर्चरी एसोसिएशन। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम? जो ये हमारी ये फेडरेशन है, इसका नाम है हमारा आर्चरी
एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये कब बनी थी हमारी? ये बनी थी हमारी 1973 के अंदर, ठीक है। फिर हमारा भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड हमारा कब आया, कब से स्टार्ट हुआ? 1954 के अंदर आया था। और देना कब से स्टार्ट हुआ था? 1955 से देना ये हमारा स्टार्ट हुआ था। और एक और चीज यहाँ से पूछता है कि सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था? वो थे हमारे सचिन तेंदुलकर। कौन थे? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। फिर है ध्यानचंद अवार्ड, जो कि हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये किनको दिया जाता है? जो हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उसके अंदर ये आता है, मतलब इसकी एक कैटेगरी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये हमारा कब से देना स्टार्ट हुआ? ये हुआ हमारा 2002 से, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? चलिए आगे। नेक्स्ट पूछ रहा है, मूवमेंट ऑफ फोर आर्म अपसाइड डाउन विद स्टैटिक एल्बो इज नोन एज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, एबडक्शन एंड हाइपर एबडक्शन, एडक्शन एंड हाइपर एडक्शन। बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसमें हमारी जो फोर आर्म है अपसाइड और डाउन साइड होती है, अपसाइड और डाउन होती है, लेकिन हमारा जो एल्बो है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एल्बो हमारी क्या है? स्टैटिक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो हमारा ऊपर है, अब देखिए ऊपर कर रहा है तो इसको हम सुपिनेशन बोलेंगे, या फिर सुपाइनेशन। जब डाउन है तो उसको हम प्रोनेशन बोलते हैं। हमेशा जब भी हम हमारे जो हाथ हैं, वो जो पाम है, वो ऊपर की तरफ सामने की तरफ फेस करते हैं तो हम उसको सुपिनेशन बोलते हैं, ठीक है। पाम अप होता है अगर हमारा, तो उसको हम बोलते हैं सुपिनेशन। अगर हमारे पाम डाउन है देन इट इज कॉल्ड प्रोनेशन, ठीक है। इसको याद ऐसे रख सकते हो आप, जैसे कि स्काई, स्काई कहाँ है? आसमान कहाँ है? ऊपर है। स्काई से सुपिनेशन, पी प्रोनेशन। लिखने वाली, जब आप लिखते हो, लिखते टाइम आपका पाम कहाँ रहता है? नीचे की तरफ रहता है। तो उससे आप लिखने वाली पोजीशन को हम पेपर, पेपर से याद रख सकते हो, पेपर पे लिखते हैं। पी से प्रोनेशन, हमारा हाथ कहाँ रहता है? नीचे की तरफ। समझ आया? अब देखिए यहाँ पर आपको बोन दिख रही होंगी, इनके बारे में और बताता हूँ मैं। ये देखिए 2 बोन है यहाँ पर। अब फोर आर्म में ना 2 मेन बोन्स हैं आपकी, कौन-कौन सी? एक होती है हमारी रेडियस, जो कि ये वाली है, ये वाली रेडियस है। और ये जो है हमारी जो उँगली की तरफ होती है, ये इसको हम अल्ना बोलते हैं, अल्ना। ये 2 मेन बोन्स होती है जो हमारा प्रोनेशन और सुपिनेशन में मूव करती है। और जो जॉइंट इस मूवमेंट को अलाउ करता है उसको हम बोलते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट। इनको लिख लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि नेट के लेवल तक भी हम धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट लेके आएँगे, आपको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। और आजकल आप देख रहे होंगे एचटेट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है स्टेट लेवल, उनमें भी लेवल बढ़ा दिया है, डीपली पूछा जाता है। तो इसलिए समझते हुए चलिएगा, इसलिए मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ दोनों चीज़ें, ठीक है? सारी चीज़ें। देखिए इसके 2 पार्ट्स हैं, एक होता है हमारा सुपीरियर, जो हमारा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है, जो कि हमारा एल्बो के पास होता है, इसको हम सुपीरियर वाला पार्ट बोलते हैं। फिर एक होता है हमारा इंफीरियर, जो कि हमारे रिस्ट के पास होता है। तो ये हमारा, ये मतलब ये जॉइंट हमारी इस मूवमेंट को क्या करता है? अलाउ करता है। समझ आ गया? अब देख रहे होंगे, आप ये देख रहे होंगे जो सुपिनेशन है, इसके अंदर हमारा रेडियस और अल्ना एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जब ये एक दूसरे के पैरेलल है तो इसको हम कहते हैं सुपिनेशन। अब देखिए, अब ये क्या है? पैरेलल है। जब हमारा रेडियस जो है इसके ऊपर से क्रॉस ओवर करता है तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रोनेशन कहलाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट है, टेंस थेरेपी फॉर स्पोर्ट्स इंजरी कम्स अंडर। खेल चोटों के लिए टेंस थेरेपी किसके अंतर्गत आती है? क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, क्रिप्टोथेरेपी, या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी? द करेक्ट आंसर विल बी, दैट इज डी। क्या है? इलेक्ट्रोथेरेपी। सबसे पहली चीज पूछता है कि टेंस की फुल फॉर्म क्या है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। अब ये चीज है क्या? देखिए इसका ब्रेक डाउन करते हैं हम, फिर आपको समझाता हूँ मैं। ट्रांसक्यूटेनियस, अब सबसे पहले ट्रांसक्यूटेनियस में हमारा आ रहा है ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है थ्रू, किसी के थ्रू जाना। और क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, ये चीज याद रखना इस टर्म को। क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? स्किन। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्किन के थ्रू,
किनके थ्रू? इनके थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिसिटी के छोटे-छोटे सिग्नल से नर्व को स्टिमुलेट करना, ये हमारा क्या कहलाता है? टेंस। अब ये एक थेरेपी है। अब मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ, टेंस एक ऐसी थेरेपी है जिसमें छोटी-छोटी इलेक्ट्रिकल करंट्स को इनके थ्रू भेजा जाता है ताकि पेन रिलीफ मिल सके हमें, ठीक है? अभी थेरेपी होती कैसे है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट के जो दर्द वाले एरिया, मान लो यहाँ पर इसके दर्द है, कमर में बैक पेन है, ठीक है? अब जो दर्द वाले एरिया के पास इलेक्ट्रोड, छोटे-छोटे स्टिक पैड, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इन्हें इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये लगा दिए जाते हैं, ठीक है? फिर एक छोटा-सा टेंस मशीन होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये टेंस मशीन है, ठीक है? टेंस मशीन उन इलेक्ट्रोड से लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट भेजता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये करंट हमारे नर्व्स को स्टिमुलेट करता है और ब्रेन को सिग्नल्स भेजने में चेंज करता है। अब इसका मैकेनिज़्म है एक। मैकेनिज़्म क्या है? ये नोट करिएगा, ये आपको शायद आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग टेंस जो जो हमारी टेंस थेरेपी है, वो गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन, गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन, इस पे बेस्ड है। ये जो हमारी टेंस थेरेपी है, इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। मतलब जब हमारे इलेक्ट्रोड्स से करंट पास होता है, तो दिमाग में पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, जैसे गेट बंद करना। इसलिए यहाँ पर इसका नाम है गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। अब दूसरी बात, ये करंट हमारे एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? एंडोर्फिन्स हमारे क्या होते हैं? पेन किलर्स होते हैं, नेचुरल पेन किलर्स बोला जाता है इनको। कभी भी हमारे कहीं दर्द होता है तो उस दर्द को मार देते हैं, खत्म करते हैं। एंडोर्फिन्स, नेचुरल पेन किलर्स, इनको क्या करता है? रिलीज करवाने में भी हेल्प करती है हमारी कौन? ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, दैट इज टेंस थेरेपी। ठीक है, समझ आ गया होगा ये क्या है। क्रायोथेरेपी हमें पता है, सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि जिसमें कि आइस का यूज किया जाता है। कोल्ड थेरेपी, जिसको कोल्ड ट्रीटमेंट भी हम बोलते हैं। हाइड्रोथेरेपी मतलब पानी का यूज करना। अब पानी का किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोल्ड भी या फिर हॉट भी, वार्म वाटर का भी। क्रिप्टोथेरेपी कोई टर्म नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रोथेरेपी जैसे कि बता दिया, जिसमें कि टेंस थेरेपी आती है। चलिए आगे। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ ट्रेनिंग ओवरलोड कैलकुलेटेड एज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड लोड वॉल्यूम, ट्रेनिंग कैपेसिटी, ट्रेनिंग क्रेस्ट, ट्रेनिंग वॉल्यूम। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ट्रेनिंग वॉल्यूम। अब देखिए, हमारा जो ट्रेनिंग ओवरलोड है ना, इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में मेजर किया जाता है। कौन कौन से? एक है हमारा इंटेंसिटी, एक है हमारी फ्रीक्वेंसी, द लास्ट वन इज ड्यूरेशन, टाइम। ठीक है, इसके अंदर मेजर किया जाता है। अब जब हम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कितनी बार ट्रेनिंग हुई आपकी, और ड्यूरेशन, कितनी देर तक ट्रेनिंग हुई। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारा क्या निकल के आता है? ट्रेनिंग वॉल्यूम। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग वॉल्यूम। और यही यहाँ पर पूछा है, द क्वांटिटी ऑफ ट्रेनिंग ओवरलोड कैलकुलेटेड एज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ड्यूरेशन, कैलकुलेटेड क्या होगा वो हमारा? ट्रेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, समझ आया? ये हमारा एक ओवरलोड वर्कलोड भी को भी रिप्रेजेंट करता है। जो ओवरऑल हमारा वर्कलोड होता है, उसको भी क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल लिए लीजिए एक बार। जैसे अगर एक एथलीट है, हफ्ते में 5 दिन ट्रेनिंग कर रहा है वो, 5 दिन, ठीक है? और हर दिन वो 60 मिनट ट्रेनिंग करता है। 5 दिन ट्रेनिंग कर रहा है और हर दिन वो 60 मिनट ट्रेनिंग करता है, तो इसका वॉल्यूम क्या निकल के आएगा हमारा? 5 into 60, दैट इज 600 मिनट्स पर वीक, 300 मिनट्स पर वीक। ठीक है, 300 मिनट्स पर वीक, ये हमारा वॉल्यूम निकल के आया। ठीक है, समझ आ गया होगा ये। अब एक बार हम एक टर्म देख लेते हैं। एक यहाँ पर टर्म है ट्रेनिंग क्रेस्ट। ट्रेनिंग क्रेस्ट क्या होता है? अब ट्रेनिंग क्रेस्ट क्या है? ट्रेनिंग क्रेस्ट का मतलब होता है वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट या फिर पीक फेज ऑफ लोड इंटेंसिटी, जिसमें एथलीट को सबसे ज्यादा ट्रेनिंग स्ट्रेस दिया जाता है। ये हमारा एक वो पीक फेज होता है या फिर हाईएस्ट पॉइंट होता है ऑफ ट्रेनिंग लोड।
ऐसा पॉइंट होता है मतलब जिसमें एथलीट को सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग स्ट्रेस या फिर ओवरलोड दिया जाता है। अब ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन फेज़ होता है जिसमें एथलीट को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पुश किया जाता है यूजुअली कॉम्पिटिशन के पहले। अब देखिए ट्रेनिंग क्रेस्ट का मतलब है ट्रेनिंग लोड का सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है? पीक। अब इस फेज़ में हमारी जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है और लोड भी हमारा मैक्सिमम दिया जाता है। तो पर्पज़ क्या रहता है इसका पे मेन पर्पज़ होता है एथलीट की एडप्टेशन कैपेसिटी को बढ़ाना। अब ये हमेशा हमारा टेम्परेरी फेज़ होता है। ठीक है? अब ट्रेनिंग क्रैश जो है ये यूजुअली हमारे कॉम्पिटिशन के क्लोज़ दिया जाता है, प्री कॉम्पिटिशन में ज़्यादातर। ये कब दिया जाता है हमारे? प्री कॉम्पिटिशन। तो इसका कारण क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। एचटेट में भी ऐसा ही एक सवाल पूछा गया था अभी, जो हमारा इसी से रिलेटेड कि कौन से जो हमारी मीज़ोसाइकिल है या फिर मैक्रो से पूछा गया था, कौन से साइकिल के अंदर उसका मेन फ़ेज़ होता है, मतलब कौन से फ़ेज़ के अंदर वो आता है। तो इसी से रिलेटेड धीरे-धीरे अभी डीप जा रहे हैं, सभी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी इसी तरीके से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है? तो क्या है, हमारा जो ट्रेनिंग क्रेस्ट है ये कब दिया जाता है ज़्यादातर? प्री कॉम्पिटिशन या फिर कॉम्पिटिशन पीरियड में, और इसके बाद हमारी टेपरिंग जिसको कि हम रिकवरी पीरियड बोलते हैं वो दिया जाता है ताकि बॉडी हमारी सुपर कंपेंसेशन करके बेस्ट परफॉर्मेंस दे। ये हमारा क्या होता है? ट्रेनिंग क्रेस्ट होता है। ज़्यादातर मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये पहली बार सुना होगा ट्रेनिंग क्रेस्ट। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट टर्म है, सभी को समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बुक वॉल्टर, थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर एथिकल करेक्टर, कल्चर, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ, इमोशनल बैलेंस, हेल्थ, वर्दी यूज ऑफ लेजर टाइम, एथिकल करेक्टर, फिजिकल फिटनेस, सोशल एफिशिएंसी एंड कल्चर। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, हेल्थ, वर्दी यूज ऑफ लेजर टाइम और एथिकल करेक्टर। ये हमारे क्या है, तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि किसने दिए थे? हमारे बुक होल्डर ने। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर वाज डीलिंक्ड फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जनवरी 1996, सितंबर 1995, दिसंबर 1995 या फिर अक्टूबर 1996। यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जिस टाइम पे डीलिंक्ड हुआ था उस टाइम पे एलएनआईपी का जो नाम था वो क्या था? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि है ग्वालियर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा सितंबर 1995। 1995 में हमारा जो एलएनआईपी था वो साई से डीलिंक्ड हो गया था। पहले ही हमारा साई से लिंक्ड था। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पूछता है कि हमारा एलएनआईपी कब इस्टेब्लिश हुआ? जैसे कि अभी हमारा 17 अगस्त 1957, कल ही 1957, कल जो कि 17 अगस्त था, कल ही फाउंडेशन डे मनाया गया हमारा एलएनआईपी का, जो कि 68th था। ठीक है। और इस टाइम पे जिस नाम से ये खुला था, इसका क्या नाम था? वो था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि ये विक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर था, जो कि उज्जैन के अंदर है। उसके अंडर ये कॉलेज हमारा खुला था। फिर 1964 के अंदर, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इसकी टाइमलाइन। तो 1964 के अंदर ये हमारा जिवाजी यूनिवर्सिटी से लिंक हो गया था, उसके अंडर ये आ गया था, एफिलिएटेड हो गया था जिवाजी यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी कहाँ पे है? ग्वालियर के अंदर। ठीक है। 1973 में इसका नाम वापस से रीनेम हो गया था एलसीपी। इसे क्या हो गया था? एलएनसीपीई। कब हो गया था? 1973। ठीक है। फिर 1982 में इसको क्या मिल गया था? ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा मिल गया था हमारे एलएनआईपी को। ठीक है। अब 1995 में ये जब डीलिंक किया गया हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, तभी इसको दर्जा मिला किस चीज़ का? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। उस टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटी बन गई थी 1995 में, इसी कारण इसको साई से भी डिलिंक कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और जो हमारा गुवाहाटी वाला जो सेंटर है, दो सेंटर है एलएनआईपी के, एक है हमारा ग्वालियर में और एक है हमारा गुवाहाटी में, जिसको कि एनईआरसी के नाम से जानते हैं। एलएनआईपी, एनईआरसी। एनईआरसी की फुल फॉर्म क्या है? एक बार ये भी सीयूटी के अंदर पूछी गई है, एनईआरसी की फुल फॉर्म, जो कि है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेंटर। ठीक है। ये हमारा कब स्टेब्लिश हुआ था? ये वाला सेंटर हमारा खुल गया था 2009 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ
blood ejected from the ventricles with each beat of the heart is called। हृदय के प्रत्येक धड़कन में नलियों जो कि वेंट्रिकल से निकाले गए रक्त की मात्रा को क्या कहा जाता है? हार्ट रेट, ईसीजी, कार्डियक साइकिल या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम? बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन सभी टर्म्स को हम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा ही। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है हार्ट रेट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। सिंपल है, सबसे पहला हमारा हार्ट रेट का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल, जितनी बार तुम्हारा दिल 1 मिनट में धड़कता है उतना ही हार्ट रेट होगा। एग्जाम्पल, अगर तुम रेस्ट में हो तो एवरेज हार्ट रेट कितना होता है हमारा? जो कि होता है 72 बीट्स पर मिनट। ये एक एवरेज हार्ट रेट है, एक एवरेज है, एक अप्रोक्स लगाया गया है जो कि हमारा होता है एडल्ट का। फिर अब आते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम पे। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय वन वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन वन बीट। स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब क्या होता है? एक धड़कन होता है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? एक धड़कन। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे यही कह रहा है, मतलब एक बीट में दिल के एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर गया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। नॉर्मली कितना होता है हमारा? 70 ml हमारा एक एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एक एडल्ट का। फिर आता है हमारा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय द हार्ट इन 1 मिनट। सिंपल, 1 मिनट में दिल कितना ब्लड पंप कर रहा है उसको, ये हमारा क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट। और इसका एक फॉर्मूला है जो कि हमारा हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो यहीं से आप कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। सिंपल, क्या है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज 72 इंटू 70। हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, चलिए आगे। एक चीज और थी यहाँ पर, ईसीजी, जो कि आपने यहाँ देखा होगा। ईसीजी, ईसीजी का मतलब क्या होता है हमारा? इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछ लेता है। ईसीजी की फुल फॉर्म है हमारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद हॉर्स रेसिंग? जो कि स्ट्राइकर, पिचर, एंकर। सिंपल पूछ रहा है, हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड कौन सी टर्म है यहाँ पर जो कि स्ट्राइकर, पिचर या फिर एंकर? ये हमारा स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से आया हुआ है। वैसे अब ये क्वेश्चंस काफ़ी कम कर दिए हैं, पूछे तो जाते हैं लेकिन ये कम कर दिए हैं। अब ज़्यादातर सब्जेक्ट या फिर क्रिटिकल वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले। चलिए बताइए। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए, जोकी। जोकी, अब जोकी होता क्या है? ये जो हमारा ये जो पर्सन है, वो व्यक्ति होता है जो, मतलब ये जो हॉर्स रेसिंग में घोड़े को दौड़ाता है, ये हमारा जोकी कहलाता है। ठीक है, समझ आया? देन हमारा स्ट्राइकर, जो कि हमारे फुटबॉल से रिलेटेड है। पिचर, पिचर हमारा बेसबॉल से रिलेटेड है। बेसबॉल का वो प्लेयर होता है जो हमारा बॉल को थ्रो करता है ना, उसको हम पिचर बोलते हैं। फिर एंकर आता है। एंकर भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंकर क्या है हमारा? जो हमारी रिले रेसेस होती हैं ट्रैक एंड फील्ड में, रिले रेस में जो हमारा लास्ट वाला रनर होता है उसको हम एंकर बोलते हैं, लास्ट रनर को। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान किसे कहा जाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन? तो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखिए इन सभी टर्म्स को हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब ये क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। पल्मोनरी वेंटिलेशन को ही हम ब्रीदिंग कहते हैं। आपको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग किसे कहा जाता है? या फिर आ जाए ब्रीदिंग इज ऑल्सो कोल्ड, या फिर पल्मोनरी इज ऑल्सो नोन एज, क्या होगा हमारा? ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये होता क्या है हमारा? अब मतलब सिंपल सा ब्रीदिंग प्रोसेस, जब हम हवा को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस
between alveoli of lungs and blood in pulmonary capillaries। ये हमारा क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, मतलब लंग्स की एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आई है वो ब्लड में चली जाती है, और जो ब्लड में जो CO2 है वो हमारी एल्वियोलाई में आ जाती है, और वो कहाँ निकल जाती है? हमारी बाहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड इन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल में, समझिएगा। अब ये हमारा ब्लड और बॉडी के टिश्यूज के बीच होता है। मतलब ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर घूम रहा है वो टिश्यूज को देता है, और टिश्यूज अपनी CO2 वापस ब्लड में डाल देता है। ये हमारा कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक बार मैं अभी और समझाऊंगा आपके डायग्राम के थ्रू आपको। नेक्स्ट हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर तो सिंपल है, ये बिल्कुल हमारे सेल के अंदर होता है। जितना ऑक्सीजन हमारे सेल को मिला, वो उससे क्या करता है, ग्लूकोज के साथ वो क्या करता है, ग्लूकोज के साथ उसे यूज करके ATP बनाता है। क्या करता है हमारा, एक बार मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ये जो जितना हमारा ऑक्सीजन सेल को मिला, वो उसे ग्लूकोज के साथ यूज करके ATP बनाता है। क्या बनाता है हमारा? ATP। वो हमारा क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकल के आता है हमारा? वो निकल के आता है CO2। ठीक है, देखिए भाई इंटरनल और एक्सटर्नल, यहाँ पर देखिए क्या है। एक्सटर्नल में मैंने आपको बताया लंग्स और किसके बीच में होता है? लंग्स और हमारे ब्लड के बीच में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा ब्लड है, ब्लड से हमारा CO2 चला गया एल्वियोलाई में वापस से प्योरीफाई होने के लिए। यहाँ से हमारा O2 आ गया प्योरीफाई होके ब्लड में। और इंटरनल में क्या होता है, कैपिलरीज जो होती है हमारी, ये हमारे टिश्यूज से लेती है CO2। यहाँ पे टिश्यूज होते हैं, और ये हमारी क्या है, कैपिलरीज। ये हमारा क्या है, एल्वियोलाई, जो कि लंग्स का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है लंग्स और ब्लड के बीच। और यहाँ पर कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच में। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे। नेक्स्ट है विच रीजन विल होस्ट द 2030 विंटर ओलंपिक गेम्स? फ्रेंच एल्प्स, मिलान कोर्टिना, स्टॉकहोम एरे एंड सपोरो। So the correct answer will be A, that is French Alps। फ्रेंच एल्प्स में हमारा 2030 विंटर ओलंपिक गेम्स होने हैं। ठीक है, 1924 जो कि हमारे सबसे पहले ओलंपिक गेम्स थे, और फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स थे, कहाँ पर हुए थे? हमारे चेमोनिक्स में, जो कि कहाँ है? फ्रांस में। फर्स्ट विंटर ओलंपिक। ठीक है, फिर ये हमें पता होना चाहिए 2022 के हमारे कहाँ हैं? बीजिंग चाइना में। 2026 के हमारे कहाँ पे होंगे? मिलान कोर्टिना, जो कि हमारा कहाँ पे है? इटली के अंदर। फिर हमारा 2030 कहाँ होने? फ्रेंच एल्प्स, जो कि हमारा कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है विच मिनरल इज क्रूशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन? कौन सा मिनरल हमारा मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका कार्य के लिए आवश्यक है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम और आयोडीन। करेक्ट आंसर विल बी कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम होगा। कुछ बच्चे सोडियम का भी सोच रहे होंगे यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा? कैल्शियम। ठीक है, पर मैं आपको समझा देता हूँ अभी। देखिए कैल्शियम का बेसिकली रोल क्या होता है हमारी बॉडी में? एक तो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, कैल्शियम का कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? कैल्शियम। मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व फंक्शन, दो में हमारा रोल होता है किसका? कैल्शियम। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, जब हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्शन का कि आपको मसल को क्या होना है? कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो हमारे जो कैल्शियम आयंस होते हैं, जो हमारे कैल्शियम आयंस होते हैं, ये हमारे मसल्स के अंदर क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। और जब ये रिलीज होते हैं तो ये हमारे कैल्शियम एक्टिन मायोसिन, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, उनके बीच ब्रिज बनाता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। ये हमारा यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल है। नर्व फंक्शन में कैसे है? अब नर्व्स के अंदर एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू भेजते हैं? वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब इन न्यूरोट्रांसमिशन का रिलीज भी किसकी वजह से होता है? हमारे कैल्शियम की वजह से। इनका रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स का। ठीक है, समझ आ गया। अब एक बार हम आयरन देख लें। आयरन का क्या रोल है? आयरन का मेन रोल होता है हमारा हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में।
हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। फिर आता है हमारा सोडियम। सोडियम हमारे नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका कोई डायरेक्ट मतलब ट्रिगर नहीं है, वो कैल्शियम ही देता है हमको। लेकिन नर्व इम्पल्स कंडक्शन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सोडियम आयंस होते हैं। इसमें एक एक्शन पोटेंशियल होता है, इसको भी हम कभी पढ़ेंगे। वैसे आप लिख लीजिएगा, इसी तरीके से डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन का रोल होता है हमारे, जो हमारे थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं, थायराइड हॉर्मोन्स उनको बनाने में कौन-कौन से होते हैं? T3 और T4, ठीक है? ये हमारा बेसिकली मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। चलिए आगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन? 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1.4, 4.1, 7.4, 9.1। ये तो सिंपल है आई थिंक। द करेक्ट आंसर विल बी क्या होगा हमारा? 4.1 किलो कैलोरीज। हमारा कार्ब्स भी, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो भी हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी? 4.1, ठीक है। और 9.1 जो हमारे फैट होते हैं, वो हमारे 9.1 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही एक अल्कोहल का भी लिख लीजिए, वो कितना करवाता है? अप्रोक्स 7 किलो कैलोरी, ठीक है। लेकिन यूँ नहीं है कि ये हमारे लिए बेनिफिट है अगर एनर्जी प्रोवाइड करवा, ये किलो कैलोरीज प्रोवाइड करवा, ये कोई हमें फ़ायदा नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि कैलोरी मिल रही है तो कुछ फ़ायदा ही है। ठीक है, समझ आ गया? तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? प्रोटीन कितनी? 4.1 किलो कैलोरी। अब प्रोटीन क्या करता है हमारे बॉडी में? एमिनो एसिड्स बनाते हैं, जो प्राइमरीली किसमें? ग्रोथ में, और ग्रोथ और रिपेयर या फिर एंजाइम के जो बैलेंस होते हैं उसमें भी काम आते हैं। लेकिन एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं जब हमारे कार्ब्स या फिर फैट कम हो जाते हैं उस टाइम पे। सबसे पहले आपको ये भी पता होगा, हमारा जो प्राइमरी सबसे न्यूट्रिएंट है, कौन देता है सबसे पहले एनर्जी हमें? कार्ब्स। उसके बाद कौन देता है हमें? फैट। जब हमारे कार्ब्स खत्म हो जाते हैं बॉडी में, तो हमारे फैट यूज़ में आ जाते हैं, और उसके बाद आते हैं हमारे प्रोटीन। ठीक है, इस तरीके से कुछ प्रोसेस होता है जिस तरीके एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है किन-किन न्यूट्रिएंट। चलिए आगे। नेक्स्ट है, द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज़ डेवलप्ड बाय हुम? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का विकास किसने किया था? रहुआ, कूपर, ट्रेंट, क्लार्क। द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज रहुआ। रहुआ ने हमारा इस टेस्ट को डेवलप किया था। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम है हमारा ल्यूसीन। कब किया था? वो किया था 1943 में। कई जगह पेपर में अगर 1942 भी आ जाए, अगर 1943 नहीं दिया है और अगर वहाँ पे 1942 है, तो वो भी करेक्ट आंसर हो। ठीक है? अब देखिए मैं आपको एक बार समझाता हूँ इसके अंदर होता क्या है। अब एक तरीके ये सबसे पहले तो क्या मेज़र करता है हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को या फिर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को हमारी ये मेज़र करता है। कैसे मेज़र करता है? यूज़िंग, इसका यूज़ करके पोस्ट एक्सरसाइज़, जो हमारी एक्सरसाइज़ के बाद हार्ट रेट की रिकवरी होती है उसको देख के। पोस्ट एक्सरसाइज़ हार्ट रेट रिकवरी, ये एक टेक्निकल टर्म है, ये नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है? अब देखिए इसमें होता क्या है, 5 मिनट इसकी ड्यूरेशन होती है इस टेस्ट की। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की ड्यूरेशन क्या है, वो कितनी है? अब 5 मिनट तक कोई भी जो हमारा सब्जेक्ट है, पर्सन है, ये बेंच होती है, बेंच हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, कि हाइट भी पूछते हैं। कितनी हाइट होती है इसकी? बॉयज़ या फिर मेल के लिए होती है इसकी कितनी? 20 इंचेस। और फीमेल के लिए कितनी होती है? गर्ल्स के लिए कितनी होती है? वो होती है हमारी 16 इंचेस। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, 5 मिनट तक कंटिन्यू स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन करना होता है 5 मिनट तक। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हुआ 5 मिनट, उसके बाद उनको बैठा दिया जाता है। बैठाने के बाद सबसे पहले, अब बैठाने के बाद जैसे ही 1 से 1.5 मिनट, इसके बीच में सबसे पहले उनकी हार्ट रेट नापी जाती है। कब? 1 से 1.5 मिनट, फिर 2 से ढाई मिनट, देन 3 से
3.5 मिनट। इन तीनों टाइम पीरियड के बीच में इनकी हार्ट रेट नापी जाएगी और एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या फॉर्मूला है? फिटनेस इंडेक्स यहाँ से हम नापते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्सरसाइज ड्यूरेशन इन सेकंड्स इंटू 100 अपॉन में 2 इंटू सम ऑफ 3 30 सेकंड रिकवरी पल्सेस। एक्सरसाइज ड्यूरेशन क्या है हमारी? 5 मिनट है, तो इसको हम सेकंड्स में निकाल देंगे। कितनी होगी हमारी? दैट इज 300 सेकेंड्स इंटू में 100 अपॉन 2 इंटू जो हमारी हमने 3, 1 से 1.5, 2 से 2.5, 3 से 3.5 हमने निकाली, उन तीनों का हम सम कर देंगे और वहाँ से हमारा फिटनेस इंडेक्स निकल के आ जाएगा और यहाँ से हमारे फिर वो नाप लेते हैं कि उसकी फिटनेस कैसी है। ठीक है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाइपोक्सीमिया इज मेजर्ड बाय पल्स ऑक्सीमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेडियोमीटर या फिर थर्मामीटर। इसका आंसर सभी कमेंट में बताएंगे। ठीक है? होप करता हूँ सभी को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और बताइएगा आपको कैसे क्या चाहिए। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था किसी कारण से। ठीक है, वापस से हम कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज को। तो चलिए, ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के सिलेक्टेड एमसीक्यूज। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर कोई सवाल टफ लगा या कुछ और टॉपिक पे एमसीक्यू चाहिए, कमेंट सेक्शन खुला है, लिख देना। पढ़ेंगे, समझेंगे और मिलके क्रैक करेंगे एग्जाम को। ठीक है, मिलते हैं अब अगले एमसीक्यू चैलेंज में। तब तक के लिए जय हिंद। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।